अगर मैं आपको पूछूं कि क्या कभी आपने टाटा का कोई प्रोडक्ट या सर्विस यूज की है तो आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि हाँ, टाटा का नमक खाया है या फिर टाटा की चाय पी है। लेकिन दोस्तों, टाटा सिर्फ नमक और चाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पे चलने वाली कारों से लेकर आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाजों तक टाटा का राज चलता है। ये एक ऐसी भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने ग्लोबल लेवल पे भारत को एक नई पहचान दिलाई है। आजाद भारत से पहले स्टैब्लिश हुई इस कंपनी ने भारत के लगभग हर क्षेत्र में अपना विश्वास दिलाया हुआ है। दोस्तों, टाटा को ऐसा करने में 1 या 2 दशक नहीं बल्कि 150 सालों से भी ज्यादा का टाइम लगा है। तो आज की इस वीडियो में हम टाटा के 150 सालों के ऐतिहासिक सफर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे टाटा ने बॉम्बे से शुरुआत की और आज पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना ली है। साथ ही ये भी जानेंगे कि टाटा कैसे आज भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक टाइम में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे लग्जरियस कार में शुमार होने वाली जैगवार और लैंड रोवर जैसी कंपनीज आज टाटा ग्रुप द्वारा ओन की जाती है, जिसकी भी काफी दिलचस्प कहानी है, जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की 150 सालों की जर्नी के बारे में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 3 मार्च 1839 में, जब एक पारसी परिवार में जन्म होता है एक ऐसे महान व्यक्ति का जिसे इंडियन इंडस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। उनका नाम था जमशेदजी नुसरवान जी टाटा। इन्होंने 1858 में बॉम्बे के एल्फिस्टन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वैसे मैं आपको बता दूं, आज बॉम्बे को मुंबई नाम से जाना जाता है और एल्फिस्टन कॉलेज आज भी मुंबई में है। जमशेदजी टाटा बचपन से ही ट्रेड डेवलपमेंट को लेकर कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही अपने पिता के ट्रेडिंग फर्म को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, आप जानते होंगे उस दौरान भारत पर ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था। तो एक टाइम ऐसा आया कि अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गए, जिससे ब्रिटिशर्स को कॉटन की सप्लाई मिलने में तकलीफ होने लगी। इसी वजह से बॉम्बे कॉटन मार्केट बूम पर आ गया और इसी मौके का फायदा उठाकर जमशेदजी टाटा ने अपने पिता के साथ मिलकर एशियाटिक बैंकिंग कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में 1870 में 21,000 रुपए की कैपिटल के साथ उन्होंने अपनी खुद की एक कॉटन की कमर्शियल कंपनी स्टैब्लिश की। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक बैंकरप्ट हो चुकी ऑयल फैक्ट्री को खरीदा और उसको कॉटन मिल में ट्रांसफॉर्म किया और इस मिल का नाम रखा गया अलेक्जेंडर मिल। ठीक 2 साल के बाद में उन्होंने इस मिल को अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ बेच दिया और फिर उसी पैसे से साल 1874 में उन्होंने नागपुर में एक और मिल खोली। दोस्तों, उस दौरान भारत में महारानी विक्टोरिया का राज हुआ करता था और महारानी विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल मिला हुआ था। जमशेदजी टाटा ने समय को देखते हुए अपनी नागपुर वाली मिल का नाम एम्प्रेस मिल रखा और दोस्तों, असल मायने में टाटा ग्रुप की नींव यहीं से रखी गई। जमशेदजी टाटा के 4 मेन टारगेट थे। सबसे पहला आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैब्लिश करना, दूसरा यूनिक होटल शुरू करना, तीसरा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सेटअप करना और चौथा एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूट खोलना। अपने इन चारों सपनों को पूरा करने के लिए जमशेदजी टाटा कड़ी मेहनत करने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि उनके ये 4 सपने आने वाले भविष्य की तस्वीर बदल कर रख देंगे। साल 1903 में जमशेदजी टाटा का पहला सपना पूरा हुआ जब उन्होंने मुंबई के कोलाबा तट पे ताजमहल होटल खोला। दोस्तों, ये उस वक्त का सबसे पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा मौजूद थी। 19 मई 1904 को जमशेदजी टाटा का निधन हो गया और उनके 4 सपनों में से सिर्फ एक ही सपना पूरा हो पाया और बाकी के 3 अभी भी अधूरे थे। पहले सपने को पूरा करने के लिए 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत की गई, जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में इसको टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी ने भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने का काम किया और इससे भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। दोस्तों, ये कंपनी कई इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करने लगी, इसलिए इसकी डिमांड भारत के अलावा विदेशों में भी काफी बढ़ने लगी। ग्लोबल एस्पेक्ट को देखते हुए दोराबजी टाटा ने लंदन में अपना सबसे पहला ऑफिस खोला था। फिर 1910 में उन्होंने अपने पिता का दूसरा सपना पूरा किया जब उन्होंने टाटा पावर को स्टैब्लिश किया। इसके अंडर वेस्टर्न इंडिया का पहला हाइड्रो प्लांट लॉन्च किया गया था। उसके ठीक 1 साल बाद मतलब 1911 में उन्होंने अपने पिता का तीसरा सपना पूरा किया और वो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना करना। दोराबजी टाटा ने टाटा ग्रुप में अपना अहम योगदान दिया और वो अपने मैनेजमेंट स्किल की मदद से कंपनी को नई ऊंचाइयों तक लेकर गए, जिसका सपना कभी उनके पिताजी जमशेदजी टाटा ने देखा था। दोस्तों, दोराबजी टाटा को भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के लिए साल 1910 में नाइट की उपाधि से नवाजा गया था। ये उस वक्त किसी खास व्यक्ति को दिया जाने वाला सम्मान था। इस उपाधि के बाद दोराबजी टाटा सर दोराबजी टाटा बन गए। फिर उन्होंने 1919 में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना की, जिसका साल 1973 में नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। और दोस्तों, आज भी ये कंपनी पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर अभी भी मुंबई में है। 3 जून 1932 को दोराबजी टाटा की मृत्यु हो गई और फिर 1932 में नौरोजी सकलतवाला को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। ये पहले ऐसे इंसान थे जो टाटा ना होते हुए भी टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने आर्थिक मंदी के दौरान कंपनी को मजबूत करने का काम किया
लेकिन 1938 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में जेआरडी टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। इन्होंने टाटा ग्रुप को उस मुकाम तक पहुंचाया जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब जेआरडी टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे तो टाटा ग्रुप में 14 एंटरप्राइजेस हुआ करते थे और टाटा ग्रुप की कुल संपत्ति $101 मिलियन की थी। मगर जेआरडी टाटा ने अपनी कड़ी मेहनत और मैनेजमेंट स्किल से टाटा ग्रुप को ऐसे मुकाम तक पहुंचाया कि 1988 आते आते टाटा ग्रुप के अंडर में 95 एंटरप्राइजेस हो गए और इनकी कुल संपत्ति $5 बिलियन हो गई। जेआरडी टाटा ने अपने कार्यकाल के दौरान टाटा कंपनी को केमिकल, इंजीनियरिंग, टी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शन जैसी मेजर इंडस्ट्रीज में एक्सपांड किया और टाटा की एक नई पहचान बन गई। दोस्तों जेआरडी टाटा यही नहीं रुके। 1953 में इन्होंने टाटा एयर सर्विसेज की भी शुरुआत की क्योंकि जेआरडी टाटा पायलट बनना चाहते थे लेकिन ऐसा हो ना सका, सो उन्होंने अपने बिजनेस को एयरलाइन सर्विसेज से जोड़कर अपनी ये इच्छा भी पूरी कर ली। हालांकि दोस्तों बाद में इस एयरलाइंस के ज्यादातर स्टेक्स गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिए, मगर फिर भी 1977 तक जेआरडी टाटा एयर सर्विसेज के अध्यक्ष बने रहे। दोस्तों 1945 में जेआरडी टाटा ने टाटा मोटर्स की शुरुआत की जिसे 1954 से कमर्शियल व्हीकल बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद में 1968 में टाटा ने एक ऐसी सर्विसेज की शुरुआत की जिसने भारत का भविष्य ही बदल दिया और उस कंपनी का नाम था टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आज ये कंपनी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ा योगदान दे रही है। उसके बाद में दोस्तों 1991 भारत की इकोनॉमी के साथ साथ टाटा ग्रुप के लिए भी एक नया दौर लेकर आया। इस साल भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था जिसके तहत भारत में फॉरेन कंपनीज के लिए मार्केट ओपन हो गया था। इसी साल मतलब 1991 में रतन टाटा जी भी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। इन्होंने टाटा ग्रुप को विदेशों में एक अलग और नई पहचान दिलाई। हालांकि इससे पहले भी टाटा ग्रुप विदेशों में अपनी सर्विसेज दे रहा था लेकिन रतन टाटा ने कई फॉरेन कंपनीज को एक्वायर किया। सबसे पहले साल 2000 में टाटा ने टेटली को खरीद लिया। उसके बाद में 2007 में आईटी कोरस ग्रुप को एक्वायर किया और फिर रतन टाटा जी ने सबसे बड़ी डील की और वो थी 2008 में जैगवार और लैंड रोवर को एक्वायर करने की। देखिए दोस्तों इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। रतन टाटा जी हमेशा से ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर एक्साइटेड रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस सेक्टर में काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए। जैसे कि आप खुद जानते होंगे उन्होंने भारत की सबसे सस्ती कार भी बनाई थी टाटा नैनो, लेकिन वो इस सेक्टर में उस वक्त उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने ऑटोमोबाइल कंपनी को बेचने का डिसीजन लिया था। उन्होंने अमेरिका की कार मैन्युफैक्चरर कंपनी फोर्ड के सामने कंपनी को खरीदने का प्रस्ताव रखा। फोर्ड कंपनी की तरफ से रतन टाटा जी को मीटिंग के लिए बुलाया गया। जब रतन टाटा वहां गए तो लगभग 1 से 2 घंटे तक बातचीत चली। इस दौरान फोर्ड के मालिक ने रतन टाटा जी से कहा कि अगर उन्हें कार के बारे में नॉलेज नहीं है तो उन्हें ये कंपनी खोलनी नहीं चाहिए थी। ये बात रतन टाटा जी को अच्छी नहीं लगी और वो डील किसी कारण से नहीं हो पाई। फिर दोस्तों रतन टाटा जी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी काम किया और नई नई तरह की कार मार्केट में लॉन्च की। समय बढ़ता गया और साल 2000 में फोर्ड मोटर्स में भारी गिरावट आनी शुरू हुई और इस गिरावट को और बढ़ाने का काम किया 2008 की आर्थिक मंदी ने। फोर्ड मोटर्स ने अपनी कंपनी को बेचने के बारे में सोचा। जब ये बात रतन टाटा जी को पता चली तो उन्होंने 2008 में फोर्ड की जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया। दोस्तों टाटा ग्रुप ने इन विदेशी कंपनीज को एक्वायर करके ये साबित कर दिया कि भारत में भी ऐसी कंपनीज मौजूद है जो विदेशी कंपनियों को खरीद सकती है। रतन टाटा 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रहे। उनके बाद में साल 2012 में साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। हालांकि 2016 में साइरस मिस्त्री की एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई, जिसके बाद में 1 साल तक फिर से रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली और उसके बाद में साल 2017 में नटराजन चंद्रशेखर को टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया गया। नटराजन चंद्रशेखर की लीडरशिप में हाल ही में टाटा ग्रुप ने एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया को भी पूरी तरीके से खरीद लिया है और आईपीएल की स्पॉन्सरशिप भी चाइनीज कंपनी वीवो से छीनकर अपने नाम कर ली। एक इंटरव्यू में नटराजन चंद्रशेखर ने फ्यूचर की स्ट्रेटेजी को बताते हुए कहा कि वो आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल की ओर काम करेंगे। दोस्तों आज के टाइम में टाटा ग्रुप भारत की जीडीपी में एक अहम रोल निभा रहा है और टाटा द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स और उनके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज की बदौलत भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता काफी कम है। टाटा ने एग्रीकल्चर से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक और रेलवे से लेकर एयरवेज तक हर क्षेत्र में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और आज भी कर रहा है। दोस्तों आज टाटा ग्रुप पूरे विश्व में 150 से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मार्च 2022 में टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, वोल्टास, टाइटन कंपनी, टाटा केमिकल, टाटा कम्युनिकेशन, ट्रेंड्स, इंडियन होटल कंपनी, एयर इंडिया, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा कैपिटल, क्रोमा, बिग बास्केट और स्टारबक्स, इन कंपनीज ने $311 अरब का बिजनेस किया था। अगर बात करें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और 2015 में फोर्ब्स की वर्ल्ड रैंकिंग में टीसीएस 64th पोजीशन पे थी। 8 अक्टूबर 2020 को टीसीएस $144.73 बिलियन के मार्केट कैप के साथ दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस कंपनी बनी और इसके लिए टीसीएस ने एसेंचर जैसी कंपनी को पीछे छोड़ा था।
था और उसके बाद में 25 जनवरी 2021 को टीसीएस 170 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी और इस बार एसेंचर के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया था। साल 2010 में टाटा ने डिफेंस सिस्टम में भी एंटर किया। उसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की स्थापना की गई और आर्म फोर्सेस के लिए फाइटर प्लेन और अन्य हथियार बनाने का काम शुरू किया गया। ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में 10 मिलियन डॉलर की कंपनी थी। इसके अलावा दोस्तों टाटा ग्रुप भारत की सबसे बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि टाटा सन्स द्वारा चलाई जाती है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी दान करते हैं। ये कई सारे ट्रस्ट चलाते हैं जैसे कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट और इनके अंदर में और भी कई सारे ट्रस्ट आते हैं जिनके थ्रू ये लोगों की सेवा का काम करते हैं। 2017 में टाटा ट्रस्ट ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डियागो को 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया था। अब दोस्तों टाटा इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है तो जाहिर सी बात है कि सफलता की ऊंचाइयां छूने के लिए मुश्किलें भी आई होंगी, जिस वजह से टाटा ग्रुप को विवादों और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। सबसे पहले विवाद में टाटा टी रही। केरल की गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया जिसमें कहा गया कि टाटा टी ने मुन्नार में 3000 एकड़ की फॉरेस्ट जमीन हड़प ली है, लेकिन बाद में विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। उसके बाद में 2 जनवरी 2006 को कलिंग नगर उड़ीसा में टाटा स्टील एक और नए स्टील प्लांट को शुरू कर रही थी, लेकिन बताया गया कि टाटा ये निर्माण अवैध रूप से कर रही है जिसका वहां के लोगों ने जमकर विरोध किया और देखते ही देखते ये जो विरोध था वो बेकाबू हो गया जिसमें 37 प्रदर्शनकारी घायल हो गए और 13 मारे गए, जिनमें से 3 महिलाएं थी और एक 13 साल का लड़का भी शामिल था। इसके अलावा टाटा ग्रुप और साइरस मिस्त्री के बीच में भी चेयरमैनशिप को लेकर कुछ विवाद रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर इस विवाद को सुलझाया। दोस्तों इसके अलावा भी टाटा ग्रुप कई बार विवादों में घिरी, लेकिन इतने विवाद होते हुए भी टाटा का विश्वास आज भी लोगों में बरकरार है। किसे पता था कि जमशेदजी टाटा द्वारा देखा गया सपना आज इतना बड़ा बन जाएगा और उसके लिए टाटा ग्रुप हमेशा से हॉनेस्ट रहा और साथ ही साथ टाटा ग्रुप अपने एथिक्स के लिए भी जाना जाता है। टाटा ग्रुप अपने एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है जिसकी वजह से इनके एम्प्लॉयज भी टाटा ग्रुप के लिए बहुत ही ज्यादा हॉनेस्ट रहते हैं। तो दोस्तों ये थी टाटा ग्रुप की स्टार्टिंग से लेकर अब तक की कहानी। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसीलिए इसको हमने थोड़ा शॉर्ट में रखा और सारी चीजों को बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में आपको बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है _रजनीकांत शर्मा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।